सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा आज से, वो है स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री। हमारा बुक जो है वो चल रही है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए मैं पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ता हुआ नहीं चल रहा, सारे कॉन्सेप्ट को मैं करा रहा हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसी के चलते अभी तक हमने प्लेन्स जो टॉपिक था, चैप्टर था, उसे फिनिश किया है। कोशिश करते हैं हम कि 30 मिनट हमारा एवरेज टाइम रहे किसी भी वीडियो लेक्चर का, कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरीके से हमने लगभग 12 लेक्चर में प्लेन्स को कवर किया है। और आज हम जो देखने वाले हैं अपना 13 लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13 है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर ही होने वाला है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, मज़ा आएगा। और ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन प्लेन्स जितनी ज़्यादा मजबूत आपके होंगे उतना ज़्यादा आगे के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन में कुछ प्रॉब्लम टाइप की हो रही है, तो आपको लगता है कि 11th-12th में आपका कुछ रह गया था पढ़ना, स्पेशली 12th में, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं उस पर बेस्ड, जो कि वन शॉट टाइप हैं, जो एग्जैक्ट रेलेवेंट है आपके लिए। तो मैं वैसे बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी फॉलो करें क्लास 12th की, अगर प्लेन्स और स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल क्लैरिटी टाइप की नहीं आती है तो। और स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। फिलहाल अब हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को देखेंगे जरा। देखो, कहानी ऐसे स्टार्ट होती है हर बार की तरह। हमारे पास जिस भी हम ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कर रहे हैं उसको फिजिकल लेवल पे यूनिक होना बहुत ज़रूरी है। प्लेन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। यानी क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक एक्स एक्सिस है एंड हियर इफ़ वी आर विद वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस समय अगर कोई एक लाइन है तो ये लाइन यूनिक कैसे होगी? क्या मैं कहूँ कि ये पॉइंट P से जा रही है, x1, y1, z1 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये लाइन एक ही हो सकती? नहीं, पॉइंट P से तो पता नहीं कितनी सारी लाइन जा सकती है। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी और हम क्या ऐड करें ऐसी कंडीशन जिससे सिर्फ और सिर्फ इस P पॉइंट से यही लाइन जा सके? तो इसी को हम कहते हैं लाइन। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से बताना चाहूँगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार, जब आपने देख ही रहे हो तो एक बार थोड़ा बेसिक से देख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके थोड़ा बहुत जो एलिमेंट्री क्लासेस में रह गया वो भी कवर हो जाए। देखिएगा इधर, इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि ये एक वेक्टर है, लेट से मैं इसको बी वेक्टर टाइप का कुछ कह लेता हूँ। अब मैं आपको कहूँ कि उस लाइन को बताओ, यहाँ पे कितनी लाइनें ऐसी हो सकती हैं जो पॉइंट पी से जाए? आप बोलोगे बहुत सारी। मैं बोलूँगा कितनी लाइनें हो सकती है जो वेक्टर बी के पैरेलल हो? आप बोलोगे बहुत सारी, क्योंकि इस बी के पैरेलल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब लाइन पैरेलल है। तो इसीलिए देर आर मैनी इन्फिनिट मैनी लाइन्स विच आर पैरेलल टू दी वेक्टर बी, एंड देर कैन बी लॉट ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू द पॉइंट पी। लेकिन अगर दोनों कंडीशन को एट अ टाइम हम बोल दें कि पॉइंट पी से भी जाना चाहिए और वेक्टर बी के पैरेलल भी होना चाहिए, तो फिर वो इकलौती लाइन यही होगी जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है। तो फिजिकल लेवल पे हमने लाइन को यूनिक किया, लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक बी वेक्टर की और एक पॉइंट की। तो इसका मतलब गिवन टर्म्स हमारे पास, अगर ये दो चीज़ें गिवन होंगी, क्या क्या? एक तो नंबर 1 हमारे पास गिवन होना चाहिए, गिवन पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट, और एक दूसरा नंबर 2 जो सिचुएशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए डायरेक्शन। तो बेसिकली डायरेक्शन चाहिए, लेकिन डायरेक्शन को दिलाने का काम बी वेक्टर टाइप का कुछ करेगा, यानी पैरेलल वेक्टर करेगा। और पॉइंट के लिए हमने अभी कुछ x1, y1, z1 टाइप का कुछ सपोज किया, हम इसे ऐसे ही बोलते हैं जनरली। गॉट इट? अब एक बार फटाफट से चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा क्या क्या होता है। पहले एक बार कहानी सुन लो। देखो, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट P की इक्वेशन निकालें। पॉइंट P की इक्वेशन निकालने का मतलब वैसे ही हुआ कि जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2D वगैरह में निकालते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z। एक जनरल पॉइंट अगर इसमें कोई लाई कर रहा होगा, लेट से कोई एक जनरल पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, मैं इसको r कह देता हूं, और r के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, z है, एंड r इज अ मूवेबल पॉइंट, r इज अ जनरल पॉइंट, p एक फिक्स्ड पॉइंट है जो वहीं पर होगा 1 2 3 टाइप का, लेकिन r इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन, व्हाइट कलर लाइन। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, वैसे तो दोनों ही व्हाइट कलर है, लेकिन जो दूसरी है उसे मैं बी वेक्टर कहूंगा। जो व्हाइट कलर की लाइन है, इसमें कोई भी जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने एक्स वाई जेड कर दिया, के कोऑर्डिनेट से दिखा दिया। जैसे हम सब के सब क्या हैं? इंसान हैं, यानी जनरलाइज वे में हम कहें तो हम सब इंसान ही हैं। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करने लग जाएं तो फिर आपका कुछ नाम, आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक, मेरी कुछ करेक्टरिस्टिक होने लग जाएंगी। वैसे ही एक जो जनरल टर्म इंसान है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ये पॉइंट आर जो है ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपनी बात समझ लो? ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डाल देने पे वो स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में जानकारी देने लग जाएगा। आप मेरी बात समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, एक बार मैं चाहता हूं कि एक रिलेशनशिप एक्स वाई जेड के बीच में अगर मुझे निकाल पाया मैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने लोकस बता दिया आर का।
और अगर मैंने आर का लोकस बता दिया तो वो आर का लोकस कुछ और नहीं बल्कि लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं अगर एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना जरा। ये अगर मैं दोनों पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ, जो पॉइंट गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर को जनरली हम ए वेक्टर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कहते ही हैं जनरली हम ए वेक्टर, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, क्योंकि गिवन है ए वेक्टर तो बन जाएगा ना। क्योंकि ए वेक्टर होगा क्या असल में, ए वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। ये हम बेसिक में देख के आ रखे हैं। कहाँ देख के आ रखे हैं? अभी प्रीवियस 12 लेक्चर जो है उनमें, पीछे की क्लासेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से इसे आर वेक्टर कहते हैं। आर वेक्टर क्या है? ये जो ओ आर वेक्टर है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि ओपी वेक्टर है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ओ आर वेक्टर कौन है, तो ओ आर वेक्टर कुछ और नहीं, इसे मैं शॉर्ट में आर वेक्टर कह रहा हूं। तो ये कैसा होगा? पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में एक्स आई वाई जे जेड के, इस टाइप का फॉर्मेट होगा इसका। ये दो बातें आपको समझ में आ गई है। अब मैं कुछ करता हूं, अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना। इफ आई एम कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स टुगेदर, अगर मैं P से R को कनेक्ट कर देता हूं, अगर मैंने P से कनेक्ट कर दिया R को, तो उस समय मेरे पास एक नया वेक्टर बना और इस वेक्टर का नाम मुझे कहना चाहिए, आई शुड से इट इज PR वेक्टर। PR वेक्टर क्या हम निकाल सकते हैं? PR वेक्टर इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फाइनल माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर होता है, ट्राइंगल लॉ से भी हम जानते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। OR वेक्टर को आपने कुछ नहीं बल्कि R वेक्टर का था, OP को आपने कुछ नहीं बल्कि A वेक्टर का था। तो वेक्टर फॉर्म में ये चीज ऐसी हुई। अगर आप इसे वैसे लिखना चाहते हो कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो आर में से इसको घटा दो तो करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग घटेगा। प्लीज ध्यान से, y में से y1 जे कैप और z में से z1 के कैप। तो इतने तरीके से हमने पूरी की पूरी जो चीज लिखी हुई है उसको हम साथ साथ रिलेट करते हुए चल रहे हैं। बहुत सुंदर। अब क्या होगा? क्या आप एक बात समझ पा रहे हो कि क्या ये पी आर वैक्टर मैं कहूं कि पैरेलल है बी वैक्टर के? आप बोलोगे यार ये तो मजा से नहीं आया, क्योंकि पी आर वैक्टर पैरेलल तो नहीं लग रहा, पी आर इधर है, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो कह लो, ऐसा सोच रहे हो। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। कुछ बेसिक्स होते हैं अपने जो अपने को जरूर पता होने चाहिए। इधर देखो, जब भी ना आपको अगर कोई बोलेगा कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक केस ये हो गया। एक केस ये हो सकता है कि ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ये दो केस हो गए। इन दोनों में खास बात क्या है कि इसमें मैं कह रहा हूं कि एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री है, दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और इस वाले में मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। गॉट इट? मैं इनके मैग्नीट्यूड पर बात नहीं कर रहा, वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस, हम सिर्फ डायरेक्शन पर बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही केस जो होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर व्हाट? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर वेक्टर। दे आर द एग्जांपल ऑफ कोलीनियर वेक्टर। इन्हें कहते हैं कि ये कोलीनियर वेक्टर के एग्जांपल हो गए, यानी कि कोलीनियर वेक्टर कहेंगे मैंने आपस में। तो कोलीनियर वेक्टर की पहचान क्या होती है कि थीटा इज इधर 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो हम उसे कोलीनियर कहते हैं। क्या आप मेरी बातचीत समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है। पहले भी यूज हुई थी बचपन में, अभी भी यूज होगी। देखो क्या मतलब, क्यों यूज हो रही है। देखो खास बात समझना प्लीज। हाँ देखो, अगर मैं एक बारी के लिए आपसे कहता हूं, कि ये ए जितना है ना लेंथ में मैग्नीट्यूड वाइज, उसका जस्ट ट्वाइस है बी। अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि उसका जस्ट ट्वाइस है बी, मतलब उसका ठीक 2 गुना है बी, मैं कह रहा हूं ऐसे आपको। ऐसे ही मैं यहां पे भी कह रहा हूं कि मैंने कोशिश की है ठीक 2 गुना बनाने की, आप मान लो हाँ 2 गुना है। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस वाले केस में रिप्रेजेंट इसे ऐसे करेंगे कि जो ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का ट्वाइस है, यानी बी वेक्टर 2 गुना है ए वेक्टर का। यही तो बोलना चाहोगे आप। यहां पे क्या बोलना चाह रहे कि बी वेक्टर जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। अब क्या हम दोनों बातें सेम टू सेम थी क्या? अब मैं ये बोलूंगा, इसको भी यही बोलूंगा, तो मैंने बोल एक ही चीज दी, लेकिन है तो वो अलग अलग दिखने में। और आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम वेक्टर पर बातचीत कर रहे होते हैं तो डायरेक्शन तो बहुत मस्त चीज हो जाती है, उसका तो ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कैसे बताएं कि ये दोनों एक डायरेक्शन में और ये दोनों अलग डायरेक्शन में है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ठीक है, आपने बता दिया 2 गुना है उसका। तो इसको बताने का तरीका क्या है कि हम इस पर एक निगेटिव का साइन लगा दें। निगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में ये नहीं बोल रहा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दे बोथ आर मेकिंग 180 डिग्री एंगल विद ईच अदर। इफ वी आर नॉट प्लेसिंग एनी नेगेटिव साइन हियर, देन ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल रिप्रेजेंट दैट दे बोथ आर अलोंग टू द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। बस इतना सा फर्क क्लियर है। अगर मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं कि यार मैं इन दोनों बातों को कंबाइन करना चाहता हूं, मैं एक बात बोलूं यार, मजा आ जाएगा आपको। मैं बोल सकता हूं क्या कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब यहां पे कोई पूछेगा लैम्डा क्या? लैम्डा कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव। अब अगर ये लैम्डा पॉजिटिव हो जाता है, व्हेन इट विल बी पॉजिटिव, देन हमें क्या समझ में आएगा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में कैसे हैं? 0 डिग्री एंगल वाले। अगर ये लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि
इन दोनों के बीच में कोलिनियरिटी तो है, बस क्या हो सकता है, वो 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो गया लैम्डा, इसका मतलब कि दे बोथ आर मेकिंग 180 डिग्री एंगल, यानी दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हैं। आप मेरी बात समझ तो नहीं पा रहे? समझ पा रहे हो पक्का? ठीक है, समझ गए आप। तो आप समझे होंगे कि दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, है ना। कभी जरूरत पड़ेगी कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर, देन वी विल राइट व्हाट, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर? बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो मैंने लिखा ही था ना। आप बोलोगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ये चीज, इसमें कौन बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर, बी और ए वेक्टर, विच वन इज ग्रेटर? इस सिनेरियो में हम देख के बोल सकते हैं कि ए का 2 गुना कर रहे हैं तब जाके बी के बराबर हो रहे हैं, यानी ए छोटा है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि लैम्डा रियल नंबर है एंड इट कैन बी लेसर देन और ग्रेटर देन 0। अब एक बारी के लिए अगर मैं कहता हूं कि लैम्डा जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है अगर वो, तो उस बारी में क्या ऐसा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यानी ये क्या बोलना चाह रहा होगा कि ए को इतना टाइम्स करो तब जाके बी के बराबर होगा। यानी उस समय हम सीधे सीधे समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में कि उसका मतलब ये होगा कि बी वाला जो है वो ग्रेटर है ए वाले से, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो। समझ ही नहीं पा रहे यार ये लोग, पता नहीं क्या हो गया। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि लैम्डा इज लेस देन 1, लैम्डा अगर लेस देन 1 है तो उसका मतलब कैसा होगा? एग्जांपल में बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई 2, ए 1 से छोटा ना। तो आप खुद सोचिए क्या बोलना चाह रहा कि ए का आधा करूंगा तब बी के बराबर, नहीं ए बड़ा है, ए अपने टुकड़े कर रहा तब जाके बी के बराबर हो रहा है। यानी इस केस में हमें समझ में आता है कि बी का मैग्नीट्यूड जो है वो लेसर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं पूरी कहानी में? मैं कहना चाह रहा हूं इससे प्रेडिक्ट मत कर देना बड़ा छोटा कौन है लैम्डा को, लैम्डा की स्पेसिफिक जब तक वैल्यू हाथ में ना हो न्यूमेरिक, तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। पूरी कहानी में इतना समझ में आया कि कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं समझ में आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पी आर वैक्टर है और बी वैक्टर है ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है? पहले बताओ। हम नहीं कह सकते। आप बोलोगे क्यों नहीं कह सकते? ये तो 180 डिग्री बना रहे, जरूरी नहीं है 180 डिग्री बना रहे हो। पूछो क्यों नहीं बना रहे हो सकते? इसलिए जरूरी नहीं है 180 डिग्री नहीं बना रहे हो सकते क्योंकि ये आर एक जनरल पॉइंट है एंड इट कैन लाई एनीवेयर ऑन द लाइन। अब ये आर यहां भी तो हो सकता है क्योंकि लाइन तो यहां भी है ना। थोड़ी देर के लिए मैं आर डैश बोल देता हूं उसे समझाने के लिए कि एक बारी में हमने यहाँ, क्योंकि वो तो जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो वहां पहुंच जाएगा देन योर पी आर वेक्टर विल लुक लाइक दिस। हेलो, at that time your PR vector will look like this and that will be parallel to the B vector. So at this time you will say they are making 0 degree angle, and on the other hand if that point R is lying left hand side to the point P, then we will say what, they are anti parallel to each other. इसके अलावा तीसरा केस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। R या तो जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं P के इस तरफ होगा या उस तरफ होगा PR के ना, तो पी आर वेक्टर या तो बी के एंटी पैरेलल होगा या तो पी आर वेक्टर पैरेलल होगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों को भी हम एक बारी में क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पी आर वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, कोलिनियर है, ये हम कह सकते हैं कोलिनियर, उसमें दोनों आ जाएंगे। तो बताओ पी आर वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर, कितने को समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत जरूरी होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं छोटी छोटी। यही समझ नहीं आया तो क्या समझ लोगे फिर? और ये समझ में आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, हम चीज़ों को डॉट को कनेक्ट करके जा सक रहे होते हैं। समझ में आ गया? अब पी आर वेक्टर को तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका। देखो अच्छा, कैन आई से कि पी आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि मैंने भी पीछे पढ़ाया कोलिनियरिटी का कंडीशन। क्या मैं पी आर वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? क्या मैं फाइनली बोल सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? अब मुझे बताओ ये क्या निकल गया? आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग अ जनरल पॉइंट, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है कि नहीं है? लैम्डा तो एक कांस्टेंट है। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप और आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई क्योंकि इसमें हो क्या रहा है अल्टीमेटली, एक्स वाई जेड वाले टर्म ही तो बचे हुए हैं, बाकी सब तो नोन है ना। बी वेक्टर नोन है, ए वेक्टर नोन है, लैम्डा कांस्टेंट है, बस खत्म। इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ये लाइन की वेक्टर फॉर्म है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आपको इस लेवल में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसके बिना समझ नहीं बनेगी, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ इसे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये ठीक है। एक बात, अच्छा किसी के ना मन में क्वेश्चन आता है, मैं उसे हिट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये आता है कि कोई बोलेगा मैंने ये लिखा था तो इसमें क्या गलती है? तो वो बोलता है कि मैंने ये लिखा था, तो मैं बोलूँगा चलो करो सॉल्व। वो बोलेगा कि ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जैसा था वैसे मैंने रखा। अब उसके मन में समस्या आ गई कि यार ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा, मतलब इक्वेशन ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही, तो गलत लिख रहा क्या? मैं नहीं, गलत नहीं लिख रहे आप।
गलत ही लिख रहे हैं आप। वो लिखने का देखो, अच्छा मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ उस लैम्डा को इधर लाके, अभी ऐसा हो गया। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 1 अपॉन लैम्डा इंटू बी वेक्टर। फाइनली मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि यार आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको ऐसा बोल दूंगा म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, 1 अपॉन लैम्डा को मैंने म्यू कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे म्यू कहो, चिंटू कहो, पिंटू कहो, लैम्डा कहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो है। आप अभी भी नहीं जानते लैम्डा का नाम क्या है, मैं भी नहीं जानता म्यू का नाम क्या है, बस मैं भी कह रहा हूँ कांस्टेंट, आप भी कह रहे हो कांस्टेंट, तो एक ही चीज़ है वो। आप समझ तो नहीं पा रहे मेरी बात? तो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी जीरो फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे करके वो आर इज इक्वल टू इसलिए आ रहे तो स्टैंडर्ड लगे थोड़ा, क्योंकि हमें आर इज इक्वल टू, बस बाकी और कुछ नहीं है चक्करबाजी। आई होप आप समझे होंगे ये चीज़। तो मतलब देखो यार, पता होना चाहिए चीज़, कोई भी कहीं भी यूज़ हो जाएगी, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये यूज़ नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी यूज़ हो जाएगा। अपने पास वेपन्स होने चाहिए। अग्निपथ का डायलॉग है कि शक्ति का पास में होना जरूरी है, ये तो जरूरी है, सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये आया। अब अगर आप थोड़ा सा देखो जो मैंने पीछे लिखा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, पीछे से देखते रहो आप डायग्राम से। ए वेक्टर बनाया, ए वेक्टर कौन था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, आप प्लीज देखें वहां से। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या था प्लीज देखो वहां से। अच्छा मैंने बताया नहीं आपको ना, मैंने ये सिर्फ ये बताया कि बी वेक्टर क्या है, नोन होगा, तो नोन होगा कुछ ना कुछ होगा ना वो, तो जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के टाइप का कुछ ना कुछ होगा वो, गिवन 2i कैप 3j कैप 4 ऐसा कुछ होगा, वो मैंने डायरेक्ट आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। तो उसको अगर मैं बोल देता हूँ ये जनरल नोटेशन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, ऐसा ही सब जगह सबने माना है तो हमने भी मान लिया, फिर कुछ ना कुछ तो मानना है ना, तो ऐसा मानते हैं जिसको सब मानते हो। ठीक है, मानते हो कि नहीं मानते? चलो अब ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। इधर देखो, इस चीज को ना मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो माइनस होगी तो करस्पॉन्डिंगली माइनस कर रहा हूं, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। हैव यू गॉट इट? इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो मैं ऐसा करता हूँ, लैम्डा को भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ। क्या आप इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से इतना नहीं कह सकते कि यार जो आई कैप कोफिशिएंट होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, जो वाई जे कैप कोफिशिएंट होंगे और जो के कैप कोफिशिएंट होंगे वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इक्वल होने चाहिए? कांट यू जस्ट से दिस? कह सकते हो। तो इसकी हेल्प से कैन आई से कि x माइनस x1 अपॉन ए और इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी और ये z माइनस z1 अपॉन सी। क्या हो रहा है, तीनों में एक बात कॉमन दिख रही है कि सब में लैम्डा बच रहा है उस तरफ। अगर मैं इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दूं, कांट आई गेट दिस x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ये इक्वेशन है। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट दूसरे तरीके से निकालना भी सिखाऊंगा जो 2 लाइन में निकलता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए यार मैंने बता दी। अब आप देखो, अपनी आंखों से देखो प्लीज़ इस चीज़ को, क्योंकि कोई फायदा नहीं हमारे आगे के लेक्चर पढ़ने का अगर ना हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तो मैं बोलने पे नहीं करता फाउंडेशन मजबूत की, नाम की मजबूत होगी, होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप इस तरह के काम करोगे। समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट द इक्वेशन, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इक्वेशन, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप ऑफ एक्स वाई एंड जेड। वाई ओनली एक्स वाई जेड, बिकॉज x1 y1 z1 इज कॉन्स्टेंट, ए बी सी दैट इज कॉन्स्टेंट अगेन, क्योंकि बी वेक्टर जो था वो गिवन है और ये गिवन है ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ रिलेशनशिप किसकी है? एक्स वाई जेड की। और एक्स वाई जेड क्या थे? दे आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ द जनरल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। तो ना हमारी डीलिंग किसके साथ होगी? इसके साथ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि एबीसी क्या है। एबीसी जिस लाइन की आप इक्वेशन निकालने के लिए इंटरेस्टेड हो ना, रिक्वायर्ड लाइन की, उसके पैरेलल कोई भी वेक्टर जो होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो हैं एबीसी। तो अगर मैं कह दूं कि ये मेरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए आपको। मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप समझेंगे उस बात को मैं कहना क्या चाह रहा। वैसे देखो यार, ऐसा है ना, यही होता है। मैं कॉम्प्रोमाइज मैंने आज तक नहीं किया इन चीज़ों से, इसलिए मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। देखो इधर देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना अगर 2i 3j 4k टाइप का है कोई एक वेक्टर इसके बगल में, आपको क्या लगता है ये कैसा होगा? देखो अगर मैं कहता हूं कि ये 4i प्लस 6j प्लस 8k होगा तो आप इनकार करोगे क्या? मतलब हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट जस्ट टॉइज ऑफ इट, क्योंकि ये चीज असल में कुछ और नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k टाइप का है और कुछ नहीं। आप समझो मेरी बात को। अगर मैं इसे एक बारी के लिए बी वेक्टर कह रहा हूं एक बारी के लिए, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर कह रहा हूं
थोड़ी देर के लिए, तो ये ए ही वेक्टर हुआ, तो उस हिसाब से ए वेक्टर बराबर क्या निकल रहा है 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्या ये सही नहीं बात बोली इसने? सही बात बोली। ये कह रहा है कि जो ये ए वेक्टर है बी का ट्वाइस टाइप का। मेरे बनाने पे मत आना कि मैंने लंबा बनाया था छोटा बनाया था, वो उसकी खास बात नहीं है। खास बात इसके क्या दोनों का डायरेक्शन सच में सेम थे? जी सेम थे। तो क्या ये सही टाइप की बात बोल रहे हैं? हाँ सही टाइप की बात बोल रहे हैं, कोलिनियरिटी वाली बात बोल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे वैसे, ठीक है। थोड़ा बहुत ना यार इधर उधर आगे पीछे मतलब कुछ करना। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जो बताऊंगा 100% पूरा घुसेगा दिमाग में, ऐसा नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल टेंड कर रहा हूँ 100% को, आप ध्यान रखना। इसीलिए एक छोटा सा काम होता है वो जरूरी है। वो जरूरी क्या है कि बीच में क्वेश्चन मार्क जरूर आए। अगर मेरी पूरी टीचिंग के दौरान क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में नहीं आ पाया तो बेकार है मेरी टीचिंग। जरूरी है उसमें कि कुछ क्वेश्चन मार्क आए और उन क्वेश्चंस का जवाब आप खुद दो। और वो कैसे होता है? जब आप खुद चीज़ों पे एनालाइज करते हो, उन चीज़ों को आप खुद अपने हिसाब से देखते हो, एनालाइज करते हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन देखो माय डियर, अब मैं ना सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पे बात करता हूँ, जो डायरेक्ट आपको इस स्टैंडर्ड में आके डायरेक्ट बात की जाती है आपसे ये नहीं किया जाता था जो मैंने अभी तक किया, लेकिन वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो माना जाता है कि आपको आता था, ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता। चलो इधर देखो, अब क्या होता है ना यार, अब सिमेट्रिक फॉर्म कुछ भी नहीं है। देखो इसका तरीका सुना लाइन का निकालने का, मैं भी आपसे डायरेक्ट ये तरीका डिस्कस कर सकता था। अब देखो ये क्या है, ये इतने लफड़ों में नहीं पड़ा, इसने बहुत सिंपल सी बात कर दी। ये कह रहा कि कोई लाइन है, मैंने कहा जी है। बोल रहे लाइन होगी तो कोई पॉइंट गिवन होगा तभी तो होगी लाइन। मैंने कहा हाँ यार नाराज क्यों हो रहे, होगी भाई। बोल रहे हाँ, बोल रहे इतने से हो जाएगी लाइन यूनिक। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे नहीं होती लाइन यूनिक, एक पॉइंट से तो पता नहीं कितनी 36 लाइन जाती है, तो ये यूनिक कैसे होगी? जब मुझे कोई पता हो इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ जानकारी। अब डायरेक्शन के बारे में जानकारी के लिए या तो आपको बी वेक्टर पता होगा, या तो आपको बी वेक्टर पता होगा, या तो आपको पता हो सकता है जिस लाइन की आप बातचीत कर रहे हो उसके एलिमेंट के बारे में। इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ये प्लेन में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया बेसिक से। या तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइन पता हो सकता है, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, तो उस समय अगर मैं कहता हूँ कि एक जनरल पॉइंट आर यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आप देखना ये एक्स वाई जेड के बीच में रिश्ता बता देगा। अभी हाथों हाथ पूछो कैसे, इधर देखो, ये कहता है कि ये जो आर पी टाइप का वैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसका प्रोजेक्शन लो तीनों एक्सिस पे 1 बाय 1। जैसे इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है वो चेक करो, यानी इसका एक्स लेंथ कितना आ रहा है वो ये देखना चाह रहा है। यानी जो ये आरपी वेक्टर है ना, इसका एक्स कंपोनेंट, जैसे आप ये समझो कि फोर्स है तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट, फोर्स का जेड कंपोनेंट, समझ रहे हो कुछ कुछ? तो आप समझ पा रहे हो क्या कि ये जो इनका कहने का अर्थ है कि ये जो चीज होनी चाहिए दैट इज x माइनस x1 टाइप की। अगर मैं इसके सिर्फ बात कर रहा हूं कि इन दोनों में x में कितना डिफरेंस आया यहां से वहां जाने में, जब आप r पॉइंट से p पॉइंट में गए तो आपके x में क्या डिफरेंस आया, x माइनस x1 का ही तो आया। y में क्या आया होगा, y माइनस y1 का। z में क्या, अच्छा वो बात अलग है, अभी x1 माइनस x टाइप का आया होगा ना। हाँ अभी के केस में आप बोल सकते हो x1 माइनस x। तो मैं चीज़ें ना ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करें, क्योंकि ले दे के बातें घुमा फिरा के वैसी हो सकती हैं, इसलिए मैं एक बार ऐसा कर रहा हूँ, इनके नाम जस्ट ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, किसी को प्रॉब्लम होगी जरूर बताना। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस तरह की बात की होनी नहीं चाहिए यहाँ पे प्रॉब्लम। अगर मैं इसे ऊपर नीचे लिख भी देता हूँ, क्योंकि वो एक्स वाई जेड इस तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिक्स्ड पैटर्न लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि देखने में अच्छा लगे, x माइनस x1 टाइप का। ये x है ना, सिर्फ x, तो x में से x1 गया तो x। अच्छा आप एक बात बता सकते हो यार कि ना, ये अगर मैं कहता हूँ कि ये पी आर वैक्टर है ये वाला, तो इसका कुछ ना कुछ अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ होगा, लेट से आर कह देता हूँ, यानी कि उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी दूसरे शब्दों में जो गिवन पॉइंट है उसका जनरल पॉइंट से डिस्टेंस, बस यही। तो अब कोई कहेगा आपको क्या आर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से वगैरह से निकल जाता है, लेकिन मैं फिर उसे आर ही कह रहा हूँ अभी के लिए। क्या आपको रिलेशनशिप याद है, मैंने अभी बीच में पढ़ाई थी आपको, x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर। कौन क्या होते हैं, आर वही होता है मैग्नीट्यूड टाइप का, जैसे इस वेक्टर में हम बात कर रहे हैं, तो आर वही जो इनका डिस्टेंस है। एलिमेंट क्या, ये जो पी आर वैक्टर, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। एक्स वाई जेड क्या, एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट। आप मेरी बातचीत थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं। बेसिकली एक्स वाई जेड का मतलब हुआ कि इस डिस्टेंस में जो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, जैसे ये y मतलब क्या, इनके बीच में जो y डिफरेंस है, z मतलब क्या, जो इनके बीच में z डिफरेंस है। क्योंकि आपको अगर याद होगा जब मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा था तो उस समय हमने क्या किया था, चीज को ओरिजिन से लिया था। तो उस समय जब हम x y z की बात करते हैं तो जो x आता है असल में होता क्या है, वो x माइनस जीरो,
लेकिन हम उसे जनरली एक्स ही बोलते हैं। ये असल में एक्स माइनस जीरो है, वो वाई माइनस जीरो है, जेड माइनस जीरो है इस पर्टिकुलर केस के अनुसार। अदरवाइज होना क्या चाहिए, एक्स का डिफरेंस इस तरह से। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा कि x माइनस एक्स वन जो ये डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू l टाइम्स ऑफ r। सिमिलरली y माइनस वाई वन होगा जो एम आर होगा, और z माइनस जेड वन होगा जो कि एन आर होगा। अगर आप इन तीनों को थोड़ा हिसाब किताब इनमें लगाओ, x माइनस एक्स वन अपॉन एल कर दो तो r बचेगा, y माइनस वाई वन कर दो उसके अपॉन में m कर दो तो भी वो r के इक्वल बचेगा, z माइनस जेड वन कर दो और अपॉन में तो वो भी r के इक्वल बचेगा। जो चीज़ मैंने आपको अभी निकाली थी ना थोड़ी देर पहले, ये साइड में यहाँ कहीं निकाली थी, कहाँ गई हो, ये जो चीज़, अच्छा ये तो अभी निकाली, ये जो चीज़ निकाली थी दोनों एक ही है। थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा, ये ए बी सी है वो एल एम एन है, हाँ फ़र्क है। क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्टली कहना चाहते हो कि ये आर क्या है, ये डिस्टेंस इनके बीच का, तो फिर ये ज़रूरी है कि इन्हें एल एम एन होना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी वही क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं बताना, ठीक है। एल एम एन ए बी सी में एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है और कुछ नहीं बस। क्योंकि आप थोड़ा बहुत अगर x इज इक्वल टू एल आर जानते हो तो आपको समझना चाहिए कि x y ये कुछ नहीं है, यही डायरेक्शन रेशियो है और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, और ये r का ही फ़र्क होता है यूनिट वेक्टर के लिए, यानी r इज इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बराबर होता है। ये काम की बात थी इसलिए धीरे धीरे बोल दी। आगे देख लो, जैसे क्वेश्चन से समझो, ये मैंने ना कुछ बेसिक वगैरह आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे अगर आपने कभी बचपन में, तो वो एक बार क्लियर करने की थोड़ी कोशिश की थी मैंने अपनी तरफ से। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फाइंड वेयर द लाइन मीट